बायोलॉजी में हम लोग को सिलेबस के अनुसार पढ़ना था चैप्टर नंबर 7 मानव शरीर के तंत्र, पेज नंबर 320। तो इसमें पहला है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र, और भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रियाओं को 5 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, जिसमें पहला है अंतर्ग्रहण यानी कि इंजेशन, दूसरा है पाचन यानी कि डाइजेशन, तीसरा है अवशोषण यानी कि अब्सॉर्प्शन, चौथा है एसिमिलेशन यानी कि स्वांगीकरण, और पांचवा है डिफेक्शन यानी कि मल परित्याग। ठीक है, तो जो अंतर्ग्रहण है इसका मतलब होता है कि भोजन को मुख से लेना ही अंतर्ग्रहण यानी कि इंजेशन कहलाता है। दूसरा यानी कि इसका पाचन होगा, डाइजेशन होगा, ठीक है, और जिसमें आमाशय में भोजन पहुंचेगी, पक्वाशय में पहुंचेगी, छोटी आंत में पहुंचेगी और तब उसके बाद बड़ी आंत में निकल जाएगी ऐसे ही। तो इसका तीसरा है अवशोषण यानी कि एब्सॉर्प्शन, पचे हुए भोजन का ब्लड में पहुंचना ही अवशोषण कहलाता है। जब भोजन पच जाता है तो उसको जब ब्लड उसमें का जो मेन मटेरियल है खींच लेता है तो वही अवशोषण कहलाता है। और पचे हुए भोजन का अवशोषण जो है छोटी आंत में एक रचना होती है जिसका नाम है बिली यानी कि उदर्ग उठा हुआ भाग होता है ऐसे ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो उसी के द्वारा इसका अवशोषण की जाती है। चौथा है स्वांगीकरण यानी कि एसिमिलेशन, अवशोषित भोजन का शरीर के उपयोग में लाया जाना ही स्वांगीकरण यानी कि एसिमिलेशन कहलाता है। और पांचवा है डेफोर्केशन यानी कि मल परित्याग, अपच्य जो भोजन होता है, भोजन का अपचित भाग वो बड़ी आंत में पहुंचता है और वहां ये बैक्टीरिया जो है इसे मल में बदल देंगे और उसके बाद एनस यानी कि गुदा के द्वारा यह बाहर निकाल दिया जाता है। गुदा है, गुर्दा नहीं है, गुदा, एनस। तो हम लोग यहाँ इसको काफी ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले है पाचन यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। भोजन के पाचन का संपूर्ण प्रक्रिया 5 अवस्था से गुजरता है, जैसे IDAAD यानी कि इनिजेशन यानी कि अंतर्ग्रहण, उसके बाद डी था डी यानी कि डाइजेशन यानी कि पाचन, तीसरा था AA, तो पहला ए जो है एब्सॉर्प्शन अवशोषण, और ये छोटी आंत की रचना उदर्व यानी कि बिली के द्वारा होती है। और चौथा जो है स्वांगीकरण एसिमिलेशन, पचे हुए भोजन के जो उपयोगी जो तत्व होते हैं उसको शरीर अपने उपयोग में लाता है तो उसे एसिमिलेशन कहते हैं। और पांचवा में मल परित्याग हो जाता है। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट जो है अंतर्ग्रहण यानी कि इंजेशन, तो भोजन को मुख में लेना ही अंतर्ग्रहण कहलाता है। उसके बाद आइए दूसरा पॉइंट है पाचन यानी कि डाइजेशन। मनुष्य में भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होता है और यह छोटी आंत तक जारी रहता है। पचने का कार्य, मनुष्य में भोजन के पचने का कार्य मुख से प्रारंभ होगा। तो जब भी ये प्रश्न पूछेगा कि भोजन का पाचन कहाँ से आरंभ होता है, मुख से। ठीक है, भोजन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में। क्लियर हो गया। तो डाइजेशन में था कि मनुष्य में भोजन का पाचन मुख से शुरू होगा और छोटी आंत तक जारी रहेगा, जिसमें भोजन का पाचन शुरू होगा मुख से और मुख्य रूप से जो पाचन होगा कि यानी कि पाचन की अधिकतर क्रियाएं छोटी आंत में होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखिए, जैसे हम भोजन मुख में लेते हैं तो लार ग्रंथियों से निकलने वाला एक एंजाइम होता है जिसका नाम है टाइलिन। लार से निकलने वाला एंजाइम का क्या नाम है, टाइलिन। एक और एंजाइम निकलता है जिसका नाम है लाइसोजाइम। तो लार जो ग्रंथियां होती हैं मुख में, इससे 2 एंजाइम निकलेगा, एक का नाम होगा टाइलिन और दूसरा का नाम होगा लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करेगा कि भोजन में जो हानिकारक जो बैक्टीरिया होगी उसको नष्ट कर देगा। कौन नष्ट करेगा, लाइसोजाइम। और लार में जो एक एंजाइम निकलेगा टाइलिन, ये जो हम लोग भोजन खाते हैं उसमें जो स्टार्च यानी कि जो मंड होता है उसको ये बदल देगा माल्टोज शर्करा में, माल्टोज चीनी में बदलेगा। और जब माल्टोज चीनी में बदलेगा तो यहीं पर माल्टेज नामक एंजाइम आकर मिलेगा। तो माल्टेज और माल्टोज मिलकर क्या बनाएंगे, ग्लूकोज। ये बार बार पूछा जाता है कि माल्टेज और माल्टोज मिलकर क्या बनाएंगे, ग्लूकोज। क्लियर हो गया। तो फिर से इसको सुन लीजिए, डाइजेशन का जो सिस्टम है, तो मनुष्य मुंह में भोजन लिया यानी कि भोजन का पाचन मुख से शुरू हुआ और चला गया छोटी आंत तक, यहाँ तक पाचन की क्रियाएं होगी। और सबसे ज्यादा मुख्य रूप से पाचन यानी कि भोजन पचाने का कार्य स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत करेगा। यहाँ जैसे मुख में हम लोग भोजन लेंगे तो लार ग्रंथियों से 2 एंजाइम निकलेगा, एक का नाम है टाइलिन और दूसरे का नाम लाइसोजाइम। जैसे लाइसोजाइम निकलेगा इस भोजन में जो हानिकारक बैक्टीरिया होंगे उनको मार देगा लाइसोजाइम। और जो टाइलिन है यह भोजन में जो मंड यानी कि जो स्टार्च होगा उसको क्या करेगा,
माल्टोज में बदल देगा। और जैसे माल्टोज में बदलेगा तो माल्टेज नामक जो एथी है एंजाइम है, ये उससे क्रिया करके माल्टेज और माल्टोज ग्लूकोज बना देंगे। क्लियर हो गया। इसके बाद भोजन जो है मुख के बाद आमाशय यानी कि स्टोमक में पहुंचेगा। और स्टोमक में पाचन किस प्रकार होता है, इसको ध्यान से सुनिएगा लोग। जब भी ये प्रश्न पूछेगा कि मुख में जैसे पाचन शुरू होगा, उसके बाद भोजन जब आमाशय में पहुंचता है तो लगभग कितना घंटे तक भोजन रहता है। आमाशय यानी कि स्टोमक में भोजन 4 घंटे तक रहता है। और भोजन के आमाशय में पहुंचने पर 2 ग्रंथियां काम करनी शुरू हो जाती हैं स्टोमक का। एक का नाम है पायरोली ग्रंथि और दूसरे का नाम है ऑक्सीटोनिक ग्रंथि। 2 प्रकार की ग्रंथि यानी कि कोशिका काम करेगी। जैसे भोजन आमाशय में पहुंचेगा मुख के बाद तो कितना घंटा रहेगा, 4 घंटा। आमाशय से यानी कि स्टोमक से 2 ग्रंथियां हैं, पायरोलिक कोशिका चाहे पायरोलिक ग्रंथियां और दूसरी ऑक्सीटिन कोशिका। तो ऑक्सीटिन कोशिका से निकलता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, जिसे रसायनों की रानी भी कहा जाता है। और ये क्या करेगा कि भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट कर देगा और एंजाइम की क्रिया को बढ़ा देगा। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को क्या बना देगा, अम्लीय बना देता है, जिससे लार की टाइलिन की क्रिया समाप्त हो जाती है। और आमाशय से 2 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं यानी कि जठर रस, उसमें होता है पेप्सिन और रेनिन। याद रखना है, जब भी ये प्रश्न पूछेगा कि पेप्सिन रेनिन कहां से निकलेगा तो जठर रस। और जठर रस को कौन निकालता है, स्टोमक। अब देखिए 2 प्रकार की कोशिकाएं थी आमाशय में, एक तो ऑक्सीटिन कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकल रहा है और दूसरा पायरोलिक ग्रंथियों से जठर रस निकलेगा। क्लियर हो रहा है कि जैसे मुख के बाद भोजन स्टोमक में पहुंचेगा 4 घंटा रहेगा, 2 कोशिकाएं काम करेगी। एक का नाम है पायरोलिक ग्रंथि और दूसरे का नाम है ऑक्सीटिक ग्रंथि। पायरोलिक ग्रंथि से जठर रस निकलेगा और इसी में पेप्सिन रेनिन है। ठीक है। और ये जो है ये जठर रस यानी कि पेप्सिन रेनिन, ये जठर रस हल्का पीले रंग का होगा और क्या होगा, इसका अम्लीय है यानी कि 7 से कम है, तो इसका पीएच मान 1.5 से 3.5 होगा। ठीक है। और दूसरा जो ऑक्सीटिन कोशिकाएं हैं, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकालेगा। ये क्या करेगा, जितना भी जीवाणु है उसको मार देगा। किसके प्रकार से, मुख के लाइसोजाइम एंजाइम के अनुसार। जब मार देगा तो ये क्या करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन को अम्लीय बना देगा। अम्लीय बना देने के बाद लार की टाइलिन क्रिया समाप्त हो गई। तब यहाँ से पायरोलिक ग्रंथि जठर रस से 2 प्रकार के एंजाइम निकालेंगे, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन क्या करेगा, याद बताए थे एक बार कि प्रोटीन को खंडित करके सरल पदार्थ पेंटोस में बदल देगा। पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को पेंटोस में बदलेगा। और रेनिन क्या करता है, यही दूध की घुली हुई मात्रा कैसिनोजेन को पचाने का कार्य करता है। जब भी ये प्रश्न पूछेगा कि दूध को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम काम करता है, रेनिन। दूध को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम काम करेगा, रेनिन। यही ना रेनिन हम लोगों में जब बाल्यावस्था में 12-13 साल का जब कोई भी व्यक्ति हो जाता है तो उसमें रेनिन बनता ही नहीं है, जिसके कारण दूध पिएगा बच्चा तो उसका पेट खराब हो जाएगा, पचता नहीं है। क्लियर हो गया। वो साल का उल्टी कर देता है, चाहे दूध नहीं पिएगा। दूध पीना बच्चा क्यों छोड़ देता है 4 साल 5 साल 10 साल के बाद, पचबे नहीं करेगा, रेनिन नहीं बनेगा शरीर में। तो यहाँ से पेप्सिन जो है यह प्रोटीन को खंडित करके पेंटोस में बदलेगा। और रेनिन क्या करेगा कि दूध की घुली हुई प्रोटीन जो कैसिनोजेन है, इसको ठोस प्रोटीन कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल देगा। अब इसके बाद हम लोगों ने 2 चीज को क्लियर किया। सबसे पहले पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम का 5 पार्ट है, IDAAD, यानी कि इंजेशन, डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन और डिफोर्सेशन। इंजेशन के अंतर्गत भोजन हम मुख में लेते हैं, उसे इंजेशन यानी कि अंतर्ग्रहण करते हैं। उसके बाद पाचन यानी कि डाइजेशन पर आए कि मनुष्य में भोजन का पाचन मुख से शुरू होगा और सबसे ज्यादा पाचन छोटी आंत में होगा। यहाँ तक हमने पढ़ा। लार से 2 ग्रंथियां 2 एंजाइम निकले, एक का नाम है टाइलिन और एक का नाम है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जीवाणुओं को नष्ट करेगा और टाइलिन क्या करेगा, जो मंड जो है स्टार्च भोजन में, उसको ये माल्टोज में बदलेगा। और जैसे माल्टोज में बदलेगा, माल्टेज नामक एंजाइम आके उसको ग्लूकोज बना देगा। क्लियर है। उसके बाद ये भोजन आ गया स्टोमक यानी कि आमाशय में। यहाँ भोजन 4 घंटे तक रहेगा और यहाँ 2 प्रकार की कोशिकाएं स्टोमक का काम करेगी। एक का नाम है पायरोलिक ग्रंथि और दूसरे का नाम है ऑक्सीटिन ग्रंथि। तो पायरोलिक ग्रंथि से जठर रस निकलेगा जो अम्लीय है, जिसका पीएच मान 1.5 से 3.5 है। और इसे 2 प्रकार के एंजाइम निकलेंगे, पेप्सिन और रेनिन।
और ये ऑक्सिंटिक कोशिकाएं हैं, इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलेगा। यह भोजन को अम्लीय बना देगा, जीवाणुओं को भी नष्ट करेगा और यहाँ लार की टाइलिंग क्रिया समाप्त हो जाएगी। तो ये जो जठर रस से जो पाइरोलिक ग्रंथियां से जो जठर रस निकल रहा है, उसमें दो एंजाइम है, पेप्सिन एवं रेनिन। पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को पेंटोस में, और रेनिन दूध की घुली हुई मात्रा जो कैसिनोजेन है, दूध उजला क्यों दिखाई देता है, कैसिनो के कारण, तो उसको ठोस प्रोटीन कैल्शियम परकैसनेट में बदल देगा। उसके बाद आता है डोडेनम में यानी कि पक्वाशय में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भोजन को पक्वाशय में पहुंचते ही सर्वप्रथम यकृत यानी कि लीवर से निकलने वाला पित्त यानी कि बाइल डक्ट आकर मिलता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अमाशय और पक्वाशय ये सब डाइजेशन सिस्टम के ही भाग हैं, डाइजेशन पाचन सिस्टम के ही। कि भोजन को पक्वाशय में पहुंचते ही सर्वप्रथम इसे यकृत यानी कि लीवर यानी कि जिगर से निकलने वाला पित्तरस। तो जब भी ये प्रश्न पूछा जाएगा कि पित्तरस कहाँ से निकलता है, जिगर से, यानी कि लीवर से, यकृत से। और पित्तरस क्या होता है, क्षारीय होता है। यह भोजन को अम्लीय बना देता है। पित्तरस क्षारीय होता है और जिसका पीएच मान 7.7 होता है। पित्त का पीएच मान क्या हो गया, 7.7। और ये भोजन को क्या करेगा, अभी तक तो अम्लीय था हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण, लेकिन ये क्षारीय बना दिया। यहाँ अग्नाशय से अग्नाशय रस आकर भोजन में मिलता है। अग्नाशय से, अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज से, ठीक है। और उसमें क्या होगा, ट्रिएला, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, इरेप्सिन। यही देखिए ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज आ गया। तो यहाँ अग्नाशय से यानी कि पैंक्रियाज से अग्नाशय रस आकर भोजन में मिलता है और इसमें 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। पहला का नाम है ट्रिप्सिन। यह प्रोटीन को प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देगा। एमाइलेज यह शर्करा को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित कर देगा। और लाइपेज जो है यह इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन और फैटी एसिड में बदल देगा। जब भी फैट जब बदलेगा तो किस में बदलेगा, ग्लिसरीन एवं फैटी एसिड्स में। यानी कि ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज किससे निकलने वाले एंजाइम है, अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज से। अब आइए स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत पाचन। यहाँ भोजन के पाचन की क्रिया पूर्ण होती है और पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। किसके द्वारा, उदरव यानी कि बिली द्वारा। जो छोटी आंत की में उठा उभार हुआ बूंदा बूंदा के जैसा रचना होता है। और छोटी आंत की दीवारों से आंतरिक रस निकलता है, ठीक है, जैसे इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज और लाइपेज। देखिए इरेप्सिन क्या करेगा, यह शेष जो प्रोटीन यहाँ से जो बचा था, कहाँ से, स्टोमक से, तो प्रोटीन एवं पेप्टोन को एमिनो एसिड में बदल देगा। इसीलिए बार बार कहा जाता है प्रोटीन क्या है, एमिनो एसिड है। माल्टेज जो है यह माल्टोज को ग्लूकोज में, सुक्रोज जो है ये ग्लूकोज को फ्रुक्टोज में बदल देगा। तो बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि ग्लूकोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज, क्लियर हुआ। और सुगुफू यानी कि सुक्रोज और ग्लूकोज मिलेगा तो क्या बनाएगा, फ्रुक्टोज। हाँ, अच्छा, ग्लूकोज फ्रुक्टोज मिलेगा तो क्या बनाएगा, सुक्रोज बनाएगा। और लैक्टोज और ग्लूकोज मिलेगा, ग्लूकोज गैलेक्टोज मिलेगा तो लैक्टोज बनाएगा। और लाइपेज या इम्पल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन एवं, हमेशा लाइपेज जो है यह वसा को ही तोड़ेगा और ग्लिसरीन एवं फैटी एसिड में परिवर्तित करेगा। आंतरिक रस क्या होता है, क्षारीय होता है। और स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन लगभग कितना लीटर आंतरिक रस निकलता है, 2 लीटर, ठीक है। स्वस्थ मनुष्य में कितना लीटर आंतरिक रस निकलता है, 2 लीटर निकलता है, ठीक है। और ये किससे निकलेगा, छोटी आंत से। मनुष्य या किसी भी कशेरुक जंतु की आहार नाल एक लंबी कुंडलित रचना होती है जो मुख से शुरू हुई गुदा यानी कि एनस तक जाती है। यानी कि यहाँ से ग्रहण कीजिए, पूरा एक लाइन लेयर बना है, इधर से खाइए इधर से निकालिए। ऐसा मशीन लाऊंगा कि इधर से आलू डालूंगा उधर से सोना ही सोना निकलेगा। तो मनुष्य या किसी भी कशेरुक जंतुओं की आहार नाल एक लंबी कुंडलित नलिका होती है जो मुख से शुरू होकर गुदा तक जाती है। मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है और मुख गुहा में जीभ, दांत और 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है। आहार नाल का पहला भाग क्या है, मुख गुहा। यहीं पर क्या कीजिएगा, इंजेक्शन कीजिएगा, भोजन डालिएगा। और अंतिम डेफोर्सेशन, मल परित्याग में जाइएगा, गुदा है। जीभ के बारे में आइए, इससे प्रश्न
66 बीपीएससी में पूछा हुआ था कि कहाँ से आपको मीठा का स्वाद होगा, कहाँ से कड़वा का स्वाद होगा और कहाँ से खट्टा का स्वाद होगा। मुख गुहा के फर्श पर एक मोटी और मांसल रचना होती है और जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर यानी कि पेपली होते हैं, जिन्हें स्वाद कालिका यानी कि टेस्ट बड्स कहते हैं। इन्हीं स्वाद कालिका द्वारा मनुष्य के भोजन के विभिन्न स्वादों मीठा, कड़वा, खट्टा आदि का ज्ञान होता है। जीभ के अगले भाग से मीठा, पिछले भाग से कड़वा और अगल बगल से खट्टा। तो दुइये को याद रखना है, आगे मीठा पीछे कड़वा। जीभ में फिर अगल बगल छोड़िए ना, बना लीजिएगा तो फंस जाएगा। जीभ के अगला भाग से मीठा और पिछला भाग से और अगल बगल कड़वा। तो यही पूछा था कि जीभ के किस भाग से जो है बीटर का स्वाद मिलता है। अंग्रेजी में बीटर मतलब कड़वा। जीभ अपनी गति द्वारा भोजन को निगलने में मदद करता है। अब आइए दांत, टूथ। मुख गुहा के ऊपरी और निचले जबड़ों में दांतों का एक एक पंक्ति पाया जाता है और मनुष्य के दांत थ्रोकोडेंट, द्विद्वार दंती, डाइफोडेंट और विषम दंती यानी कि हेटेरोडेंट प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार का दांत हुआ, कौन कौन? गर्त दंती, थेक्योडेंट, द्विद्वार दंती, डाइफोडेंट और विषम दंती यानी कि हेटेरोडेंट। मनुष्य के एक जबड़े में 16 दांत और कुल 32 दांत होते हैं और जबड़े के प्रत्येक ओर 2 इनक्रीसर्स पाए जाते हैं। I2/2, ऊपर भी 2 नीचे भी 2। एक रंधक यानी कि कैनाइन पाए जाते हैं, ऊपर 1 नीचे 2 सिया गइल। और 2 अग्र चवर्णक यानी कि प्रीमोलर्स पाए जाते हैं, 2 गो ऊपर 2 गो नीचे। और 3 गो मोलर्स यानी कि चवर्णक पाए जाते हैं, 3/3। 8/8, 2, 16 ऊपर 16 नीचे 32 हो गई। अब यहाँ पर ध्यान ये देना है कि बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि मनुष्य में जो है कितने परमानेंट दांत होते हैं? 20 और बाकी 12 अस्थाई दांत हैं, परमानेंट दांत हैं। और 20 गो क्या है? अनपरमानेंट है, वो टूटते दूध के दांत कहलाते हैं। 20 गो टूट जाई फिर आ जाई। अब यहाँ पर ये प्रश्न पूछा जाता है कि कितने मोलर्स दांत पाए जाते हैं? 3 चवर्णक, 3 गो ऊपर और 3 गो नीचे। और कितने इनक्रीसर्स पाए जाएंगे? 2 कृतंक पाए जाएंगे। तो मनुष्य में कृतंकों की संख्या 2 इंसीजर्स, ठीक है। और अगर चवर्णक प्रीमोलर्स, अंग्रेजी थोड़ा कमजोर है। अगर चवर्णक यानी कि प्रीमोलर्स 2/2 और कैनाइन रदनक कई गो? एगो ऊपर एगो नीचे। और इनक्रीसर्स 2 गो। यही पूछा जाता है कि कितने इनक्रीसर्स हैं, कितने चवर्णक हैं, कितने अग्र चवर्णक हैं। और मनुष्य में कितने दांत जो है मिल्की टूथ है, दूध के दांत? 20 गो। दांत के ऊपरी हिस्से या शिखर में एक होता है इनेमल, जो शरीर का सबसे कठोर भाग है, ठीक है। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है? इनेमल। और जिसे क्या कहा जाता है? दंतवल्क। और यह सबसे चमकीला होता है और ये शरीर को, दांतों को जो है सुरक्षा प्रदान करता है। तो सर ये मानव इतना कठोर होता है कि लोहा भी टकराएगा ना तो चिंगारी निकलने लगेगा। अब आइए सलेवरी ग्लैंड यानी कि लार ग्रंथियां। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? 3 जोड़ी। पहली जोड़ी लार ग्रंथि जिह्वा के दोनों ओर एक एक संख्या में उपस्थित होती हैं और जिसे सबलिंगुअल ग्लैंड्स के नाम से जाना जाता है। दूसरी जोड़ी लार ग्रंथियां निचले जबड़े के मध्य में मैक्जिल अस्थि के दोनों ओर एक एक संख्या में उपस्थित होती हैं, जो सब मैक्सिलरी ग्लैंड कहलाती हैं। और तीसरी जोड़ी लार ग्रंथियां दोनों कानों के नीचे एक एक संख्या में होती हैं, जिसे पैटरोइड ग्लैंड्स के नाम से जानी जाती हैं। मनुष्य में लार में लगभग 99% जल होता है, 1% ही एंजाइम होता है। और लार में मुख्यतः 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जिसका नाम है टाइलिन और लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करेगा? जीवाणुओं को साफ करेगा। और टाइलिन क्या करेगा? जो मंड यानी कि जो स्टार्च है वो जो जैसे माल्टोज में बदलेगा तो माल्टेज एंजाइम मारेगा ही और क्या करेगा? ग्लूकोज बना देगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि मनुष्य के जो सैलिवरी ग्लैंड्स हैं उसमें कितना प्रतिशत पानी पाया जाता है? 99। 1% ही एंजाइम। और इस एंजाइम में कौन कौन है? टाइलिन और लाइसोजाइम। मनुष्य की आंखों में जो आंसू आती है वो भी एक प्रकार का लाइसोजाइम एंजाइम ही निकलता है। लाइसोजाइम जो है ना वही, इसीलिए देखे होंगे कि जैसे कीड़ा पड़ता है आंख में तो कीड़े का मौत हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आंख जो है वही जो लाइसोजाइम है वो लाइसोजाइम एंजाइम छोड़ेगा तो उसमें कीड़ा
मर जाएगा। आंख में कीड़ा जाता है तो कैसे मर जाता है? किस एंजाइम के कारण? लाइस हो जाएगी। अब आइए अवशोषण यानी कि एब्सोर्प्शन। तो अभी तक हमने पढ़ा पाचन तंत्र में अंतर्ग्रहण मुख से लिए, डाइजेशन वाला पढ़ लिए, एब्सोर्प्शन आइए। तो पचे हुए भोजन का ब्लड में मिलना ही या ब्लड में पहुंचना ही अवशोषण यानी कि एब्सोर्प्शन कहलाता है। और पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में एक रचना होती है उद्गर्भ यानी कि बिली के द्वारा होता है। तो जब ये प्रश्न पूछेगा कि पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होगा, तो छोटी आंत की रचना उद्गर्भ यानी कि बिली के द्वारा। उसके बाद स्वांगीकरण है, ये एसिमिलेशन। अवशोषित भोजन का शरीर के उपयोग में अगर ला ले, मान जान लीजिए कि भोजन पच गया, उससे जो भी ग्लूकोज बना और उसका जो है शरीर उपयोग में ला लिया, तो वो क्रिया क्या कराएगी? स्वांगीकरण, एसिमिलेशन। उसके बाद डेफोर्सेशन हो जाएगा, मल परित्याग। अपच भोजन का बड़ी आंत में पहुंचना और वहां इसे बैक्टीरिया मल में बदल देंगे और गुदा यानी कि एनएस के द्वारा बाहर निकल जाएगा। इसे यूपीएम कहलसन काट ले हब गुदा। पाचन कार्य में भाग लेने वाले कुछ प्रमुख अंग हैं। पाचन कार्य में भाग लेने वाले कुछ प्रमुख अंग हैं, जिसमें यकृत है, पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लाडर है, अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज है। तो ये जो तीनों जो पार्ट हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है जो पाचन तंत्र में भाग लेते हैं। यकृत यानी कि लीवर यानी कि जिगर, पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लाडर और अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज। ये अगर गड़बड़ी हुआ तो कहानी साफ होने लगेगी, गड़बड़ी होने लगेगा शरीर में। तो सबसे पहले हम आते हैं यकृत के बारे में, जिसे अंग्रेजी में लीवर और इसका एक अन्य नाम है जिसे कहा जाता है जिगर। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो पैंक्रियाज है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी कि लीवर यानी कि जिगर है। अगर वही प्रश्न पूछा जाए कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय। आमाशय के अंग्रेजी में क्या कहा जाला? स्टोमक। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, लीवर, जिगर हो गया और इसका वजन 1.5 से 2 किलो होला। यकृत के द्वारा ही पित्त का श्रवण किया जाता है। बाइल डक्ट, बाइल निकाला जाता है पित्त, और यह पित्त आंत में उपस्थित एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। यकृत प्रोटीन के उपापचय में सक्रिय रूप से भाग लेता है, यानी कि प्रोटीन का जो है अगर पाचन करना हो तो उसमें यकृत सक्रिय रूप से भाग लेगा। और प्रोटीन के विघटन के फलस्वरूप जो विषैले पदार्थ अमोनिया निकलता है उसको यूरिया में परिवर्तित कर देता है, और ये यूरिया अंत में जाकर किडनी के माध्यम से बाहर निकल जाता है। उत्सर्जित पेशाब वसाब कर दीजिएगा, निकल जाएगा। तो यहाँ ध्यान देना ये बात है कि जब भी ये प्रश्न पूछा जाएगा कि पित्त कहाँ से निकलता है, यकृत से। ठीक है, पित्त का क्या है कि आंत में उपस्थित एंजाइम की क्रिया को तेज कर देना। और पित्त एक प्रकार का क्षारीय द्रव्य है, हल्का हरे पीले रंग का होता है। मुर्गुआ काटाला तो हरा पीला रंग के चुकराला निकाल दल जाला, और इसका पीएच मान 7.7 है। यकृत जो है प्रोटीन के पाचन में सक्रिय रूप से भाग लेता है, और प्रोटीन के विघटन के फलस्वरूप जो अमोनिया बनता है NH3, उसको क्या करेगा? ये यूरिया में बदल देगा। यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को, जैसे मान लीजिए शरीर में आपको प्रोटीन ज्यादा हो गया तो उसको किस में बदल देगा? कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट उपापचय के अंतर्गत यकृत जो है, जैसे कार्बोहाइड्रेट का जब पाचन शुरू करेगा, जो मान लीजिए प्रोटीन ज्यादा हो गया तो कार्बोहाइड्रेट बदल दिया। अब कार्बोहाइड्रेट का अगर पाचन करना हो तो यकृत क्या करेगा कि रक्त के ग्लूकोज वाले भाग को ग्लाइकोजेन में परिवर्तित कर देगा। उन्हें कहने का मतलब है जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन किया और ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट अगर बच गया तो कार्बोहाइड्रेट भी एक प्रकार का ग्लूकोज है, C6H12O6, तो उसको किस में बदलेगा? ग्लाइकोजेन में। और यही ग्लाइकोजेन अगर ज्यादा लगेगा होने तो क्या हो जाएगा? इंसुलिन की कमी, बीमारी होने लगेगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करता है इंसुलिन कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजेन बनने की क्रिया को कंट्रोल करेगा, वो जाके वहां कंट्रोल करेगा। तो यहाँ जो है कार्बोहाइड्रेट के पाचन के अंतर्गत यकृत रक्त के ग्लूकोज को, अतिरिक्त भाग वाले जो ग्लूकोज हैं उसको ग्लाइकोजेन में बदलेगा, और संचित पोषक तत्वों के रूप में यकृत कोशिका इसे हेपेटिक सेल में संचित कर लेगा। तो जब भी ये प्रश्न पूछेगा कि हेपेटिक कोशिका कहाँ है, यकृत में,
ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर यकृत जो है पुनः जो संचित किया था ग्लूकोज से ग्लाइकोजन उसको पुनः ग्लूकोज में फिर बदल लेगा और इस प्रकार यह रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है। तो जब भी ये प्रश्न पूछेगा कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को कौन कंट्रोल करता है, यकृत। कभी क्या करेगा कि जैसे प्रोटीन ज्यादा, सुनिए, जैसे प्रोटीन ज्यादा होगा तो उसको बदलेगा कार्बोहाइड्रेट में, और जब कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लगेगा होने तो पुनः उसे ग्लूकोज में बदल लेगा, और जब ग्लूकोज ज्यादा होगा तो पुनः उसे ग्लाइकोजन में बदलेगा, और फिर जब शरीर की भूख लगेगा, खाना नहीं मिलेगा तो ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में बदलेगा। तो इस प्रकार ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है, यकृत। भोजन में वसा की कमी होने पर यकृत कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को क्या करेगा, फिर वसा में बदल देगा। फाइब्रिनोजेन, आइए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी यह प्रश्न पूछेगा कि खून जमाने वाला जो माने एथी है प्रोटीन, उसका उत्पादन कौन करेगा, यकृत करेगा। फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत से ही होता है, जो ब्लड के खून जमाने अर्थात थक्का बनाने में मदद करता है। हिपैरिन, आइए, अभी तक तो हेपेटिक सेल के बारे में आपने पढ़ा, ये हेपेटिक सेल में ही किसको संचित करता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सबको यही रखता है वो, ग्लूकोज को। हेपेरिन, आइए, हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत के द्वारा ही होता है और यह शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। रक्त को जमने से, मान लीजिए बाहर कट गया आया तो क्या हो गया, खून जम जाता है। तो शरीर के अंदर रक्त जमे नहीं, लिक्विड फॉर्म में ही रहे, इसके लिए कौन प्रोटीन का उत्पादन करता है, हिपैरिन। मृत आरबीसी अर्थात मरे हुए रेड ब्लड सेल को इरिथ्रोसाइट कहते हैं, वो नष्ट यकृत के द्वारा ही किया जाता है। यकृत थोड़ी मात्रा में लोहा, तांबा और विटामिन को संचित करके रखता है। जब भी यह प्रश्न पूछा जाए कि विटामिन ए को संचित कौन रखता है, यकृत रखता है। लोहा को, तांबा को शरीर के तापमान को बनाए रखने में भी मदद करता है। और भोजन में अगर पॉइजन देकर मार दिया गया है किसी व्यक्ति को तो इसकी जांच में भी यकृत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शरीर का अगर सबसे ज्यादा किसी में पुनर्योजन की शक्ति होती है किसी ग्रंथि में तो यकृत ही है। गड़बड़ी भी होगा, काट भी दीजिएगा तब वो अपना काम ही करते रहेगा, गड़बड़ी हो जाएगा तो, ठीक है। तो यहाँ तक हमने यकृत के बारे में पढ़ा कि यकृत यानी कि लीवर यानी कि जिगर पाचन तंत्र का प्रमुख अंग है और इसका शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर ये पूछा जाए कि शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि तो पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय होगा। यकृत का भार पूछा जाए तो 1.5 से 2 किलो है और इससे ही पित्त रस निकलता है, बाइल जो एंजाइम की क्रिया को तेज कर देगा। यकृत जो है प्रोटीन के पाचन में भी सहायक है, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि प्रोटीन जब पाचन होता है तो उससे अमोनिया निकलता है, जो विषैला है तो अमोनिया को क्या करेगा, यूरिया में बदलेगा, उसके बाद यूरिया चल जाएगा वृक्क में और वहां से उत्सर्जित होते हुए पेशाब के माध्यम से निकल जाएगा। अगर यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा हो जाए तो उसे कार्बोहाइड्रेट बदलेगा, अगर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो जाए तो ग्लूकोज में, ग्लूकोज ज्यादा हो जाए तो ग्लाइकोजन में, अगर भूख लगे तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में, या कभी कभी फैट की शरीर में कमी हो जाए तो पुनः फैट बढ़ा देगा, ठीक है। यकृत में ये सारी चीजें जो हैं हेपेटिक सेल में जमा होती हैं, ठीक है। तो हेपेटिक सेल कहाँ पाया जाता है, तो यकृत में। उसके अलावा यकृत का कार्य है कि शरीर के टेम्परेचर को भी बनाए रखता है और ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को भी नियंत्रित करता है। खून का थक्का बनाने हेतु फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन भी यकृत करता है। उसके अलावा शरीर के अंदर रक्त न जमे इसके लिए हिपैरिन नामक एंजाइम का उत्पादन करता है, ठीक है। अगर आरबीसी मरा हुआ है, रेड ब्लड सेल जिसे इरिथ्रोसाइट कहते हैं, तो यकृत ही उसको नष्ट कर देता है। शरीर में लोहा, तांबा और विटामिन की कुछ मात्रा को संचित रखता है, ठीक है। भोजन में अगर किसी को जहर देकर मार दिया गया है तो इसकी जांच यकृत द्वारा, और यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और यही जो है इसमें पुनर्योजन की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। मानव शरीर में कौन से अंग में पुनर्योजन की शक्ति कम होती है, मस्तिष्क में। अब आइए दूसरा यानी कि पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लाडर, ठीक है, फाड़ दे हम गॉल ब्लाडर पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लाडर। पित्ताशय का आकार जो है नाशपाती के आकार का होता है। नाशपाती फल आपने खाया होगा, वैसे ही पित्ताशय होता है जिसमें यकृत से निकलने वाला पित्त रस आकर जमा होता है। यानी कि यहाँ से प्रश्न ये उठता है कि आखिर पित्त का उत्पादन करता कौन है, बाइल का यकृत, और जमा कहाँ होगा, नाशपाती में आके जमा होगा, यानी कि पित्ताशय में, गॉल ब्लाडर में। पित्ताशय से पित्त जो है वह पक्वाशय में
पित्त नलिका के माध्यम से। डोडेनम जो है ना, डोडेनम पकवास है, उसमें जाएगा कौन? पित्त रस जाएगा। तो कहने का मतलब है अग्नाशय यकृत उत्पादन किया बाइल के यानी पित्त का, और पित्त आके गॉल ब्लाडर में जमा हुआ, और यहाँ से जो है पित्त जो है चल जाएगा डोडेनम में। समझ में आ रहा है ना? डोडेनम यानी कि पकवाशय में। और पित्त का पकवाशय में गिरना एक प्रकार की रिफ्लेक्स एक्शन है, जैसे पुतलियों का झपकना आपके कंट्रोल में नहीं है, छींक का आना, ये सब क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन है, यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया। और प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र जो होता है शरीर में कहाँ होता है? स्पाइनल कॉर्ड में। बार बार पूछा जाता है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का कंट्रोल सेंटर कहाँ है? स्पाइनल कॉर्ड में। तो पित्त का पकवाशय में गिरना रिफ्लेक्स एक्शन है। तो फिर से बताइएगा, पित्त का उत्पादन कहाँ होगा? पित्त जमा कहाँ होगा? डोडेनम यानी कि पित्ताशय में, गॉल ब्लाडर में, और वहां से डोडेनम में कैसे जाएगा? रिफ्लेक्स एक्शन के माध्यम से। पित्त का रंग क्या होता है? पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव्य है। पीला हरा रंग हो गया, और ये एक प्रकार का क्षारीय है, और इसका पीएच मान कितना है? 7.7। और पित्त में जल की मात्रा कितनी होती है? अच्छा, पित्त वर्णक यानी कि बाइल पिगमेंट की इसमें मात्रा कितनी होगी? 12%। अब अगर यहां से हम आपसे प्रश्न पूछें कि पित्त में तो 85% जल की मात्रा होती है, लार में कितना प्रतिशत जल होता है? सेलेब्री ग्लैंड्स में 99%। 1% एंजाइम होता है, और 2 एंजाइम का नाम बताइए उसमें लार में? टाइलिन और लाइसोजाइम। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया आप लोग बता रहे हैं। चलिए, पित्त के कार्य क्या है इसको सुन लीजिए। बाइल के, यह भोजन के माध्यम को क्षारीय कर देगा, क्योंकि खुदे क्षार है, 7.7 मान है, जिसे आग्नाशयी रस क्रिया कर सके। कौन? पैक्रियाज वाला। और पैक्रियाज में क्या क्या है? ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। यह भोजन में आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करेगा। यह भी नष्ट करेगा, लाइसोजाइम भी नष्ट किया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी नष्ट करता है। यह वसा का इमल्सीकरण को इमल्सीफाइड और फैट कर देता है, यानी कि लाइपेज के माध्यम से इमल्सीफाइड वसाओं को ग्लिसरीन एवं फैटी एसिड में आप बदल सकते हैं। यह आंत की क्रमानुकंचन गतियों को बढ़ाता है, जिससे भोजन में पाचक रस भली भांति मिल पाए। मशीनवा जब मसाला फेटेला वही इशू करी वॉशिंग मशीन खाने। नेक्स्ट पे आइए, पित्त जो है, पित्त यानी कि बाइल का क्या कार्य है? विटामिन के एवं वसा में घुले अन्य विटामिनों के अवशोषण में सहायक है। पित्तवाहिनी में अवरोध हो जाने पर, बड़ी ध्यान से सुनिएगा, इसे ही कहा जाता है पीलिया यानी कि जोंडिस। पित्तवाहिनी में अवरोध हो जाने पर यकृत कोशिकाएं जो हैं वह रुधिर से बिलुब्रिन लेना बंद कर देंगी। ठीक है? पित्तवाहिनी में अगर अवरोध हो जाए, ठीक है, पित्तवाहिनी में अगर अवरोध हो जाए तो क्या करेगा यकृत कोशिकाएं? ब्लड से बिलुब्रिन लेना बंद कर देगी। फलस्वरूप बिलुब्रिन संपूर्ण शरीर में फैल जाएगा और जोंडिस यानी कि पीलिया हो जाएगा। क्लियर है? पैक्रियाज यानी कि अग्नाशय। तो बोले गन्ना खा, अति हरा सब्जी खा, बिना मर मसाला के खा। अब आइए लो अग्नाशय। तो अभी तक हमने पढ़ा यकृत को, पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लाडर को। अब हम लोग पढ़ेंगे अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज को। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, और यह एक एंडोक्राइन यानी कि नलिकाहीन, जिसमें कोई नली नहीं है। जो भी अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं उसमें कोई नली नहीं होती है। और उसके अलावा बहिस्रावी यानी कि एक्सोक्राइन दोनों प्रकार की है। कहने का मतलब है कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पैक्रियाज यानी कि अग्नाशय, और यह एक प्रकार से अंतःस्रावी यानी कि एंडोक्राइन यानी कि नलिकाहीन और नलिका युक्त एक्सोक्राइन दोनों है। इससे अग्नाशयी रस निकलता है, जिसमें 9.8% जल और शेष भाग में लवण एवं एंजाइम होते हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, खाली लवण एंजाइम से ही भरा है। सिर्फ 9.8% जल है, जिसका, और यह एक प्रकार का क्षारीय द्रव्य है, और जिसका पीएच मान 75 से 8.3 होता है। बहुत बार पूछा जाता है कि अग्नाशयी रस का पीएच मान क्या है? 7.5 से 8.3, 7.5 से 8.3 यानी कि 75 से 83। और इसमें तीनों प्रकार के, देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसमें तीनों प्रकार के मुख्य भोजन अर्थात कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम होते हैं पैंक्रियाज में। इसीलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। और एंजाइम मूलतः क्या है? प्रोटीन है। एंजाइम और प्रोटीन का नामकरण किस प्रोटीन शब्द किसने दिया था? वर्जिलियस ने।
तो किसमें तीनों प्रकार के मुख्य भोजन को पचाने के लिए एंजाइम होते हैं? पैंक्रियाज में। इसमें आइए आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, यह अग्नाशय का ही एक भाग है, यानी कि द्वीप भाव में छोटा सा, और इसकी खोज लैंगरहैंस नामक चिकित्सा शास्त्री ने की थी, इसीलिए आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है। इसमें 3 प्रकार की कोशिका होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, अल्फा सेल जो होता है वो ग्लूकोगॉन निकालता है, ग्लूकोगॉन हार्मोन। बीटा सेल जो निकालेगा वो इंसुलिन निकालेगा, और गामा निकालेगा सोमेटोस्टेटिन। ठीक है, तो लैंगरहैंस की द्वीपिका की खोज किसने की थी? लैंगरहैंस ने। और ये अग्नाशय का ही एक द्वीप है, यानी कि आइसोलेट्स है, और इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा जो है ग्लूकोगॉन हार्मोन निकालेगा, बीटा इंसुलिन निकालेगा, और गामा सोमेटोस्टेटिन निकालेगा। इसके कार्य क्या है इंसुलिन का पहले देख लीजिए। बीटा वाला, अग्नाशय के एक भाग लैंगरहैंस की दीपिका के बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन भी है और प्रोटीन भी है, निकालता है, और इसकी खोज इंसुलिन की बेंटिंग एवं बेस्ट ने की थी, और पहली बार लियोनार्ड थॉम्पसन जो कनाडा के थे उनको ही इंसुलिन का सुई दिया गया था। ठीक है, इंसुलिन क्या करता है कि ग्लूकोज से जैसे ग्लाइकोजन बनेगा इसके पार्ट को यह कंट्रोल करेगा, यानी कि ज्यादा नहीं बनने देगा। ठीक है, इंसुलिन के अगर कम निकल रहा है तो डायबिटीज हो जाएगा। इसका मतलब है इंसुलिन कम निकलेगा तो खून में चीनी का मात्रा बढ़ जाएगा। तो चीनी का मात्रा का बढ़ना और इंसुलिन का कम होना ही डायबिटीज है। आप बताइए डायबिटीज क्या है? चीनी की मात्रा बढ़ना, हाँ, इंसुलिन की मात्रा कम होना। हाँ, तो जब भी ये प्रश्न पूछेगा कि डायबिटीज किसके कारण होगा, इंसुलिन ज्यादा निकल रहा है, इंसुलिन कम निकल रहा है, तो क्या मारिएगा? इंसुलिन कम निकल रहा है। और डायबिटीज बढ़ रहा है, चीनी का मात्रा बढ़ रहा है, चीनी का मात्रा घट रहा है, बढ़ रहा है। इसको याद रखना है, इंसुलिन जब कम निकलेगा तो डायबिटीज होगा, तो जब कम निकलेगा तो चीनी अपने आप बढ़ जाएगा। ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ना ही मधुमेह है। अब ग्लूकोज क्या है? चीनी है एक प्रकार से। चीनी का सूत्र क्या है बताइए लोग? C6 है। दिमाग खराब है। ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। और चीनी का सूत्र क्या है? C12H22O11। चीनी का क्या सूत्र है? C12H22O11। और ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। याद रखिए लोग, भूलिएगा लो नहीं। इंसुलिन के अतिश्रवण से इंसुलिन कम निकलेगा तो डायबिटीज हो जाएगा, मधुमेह हो जाएगा। अगर इंसुलिन शरीर में ज्यादा लगे निकलने तो हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग होगा। बार बार पूछा जाता है कि इंसुलिन के कम निकलने से तो डायबिटीज हो रहा है, और ज्यादा निकलेगा तो कौन रोग होगा? हाइपोग्लाइसेमिया। और इसमें जनन क्षमता एवं दृष्टि ज्ञान भी कमजोर हो जाएगा। ठीक है, ग्लूकोगॉन आइए, यह अल्फा सेल से निकलेगा और यह ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में बदल देगा। तो अल्फा सेल से कौन हार्मोन निकलेगा? ग्लूकोन। और ग्लूकोन क्या करेगा? पुनः ग्लूकोज में बदल देगा। सोमेटोस्टेटिन आइए, जो गामा सेल से निकलता है, यह पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है जो भोजन के स्वांगीकरण की अवधि को बढ़ा देता है। स्वांगीकरण का मतलब क्या होगा? स्वांगीकरण का मतलब होगा एसिमिलेशन, यानी कि पचे हुए भोजन को शरीर के उपयोग में लाना ही स्वांगीकरण अर्थात एसिमिलेशन कहलाता है। और सोमेटोस्टेटिन क्या करेगा कि धीरे धीरे स्वांगीकरण कराएगा। एक बार एनर्जी दे दी तो पावर फुला जीव केहू के ना छोड़े, और धीरे धीरे एनर्जी लेवो तो शरीर के काम आई। एक बार हार्ड एनर्जी फेंक दी तो जाए केहू से फैटाफैटी कर लगे। अब आइए, ये पाचन का जो सारांश है इसको तो याद करना पड़ेगा। लाल ग्रंथि से क्या निकलेगा? टाइलिन माल्टोज। टाइलिन क्या करेगा? भोज्य पदार्थ मंड को माल्टोज में बदलेगा। और जो टाइलार में जो एक और एंजाइम है माल्टेज, या माल्टोज को ग्लूकोज में बदलेगा। क्लियर है? अब आइए, जठर रस जो निकलता है किससे निकलेगा? जठर रस आमाशय यानी कि स्टोमक से, और उसमें पेप्सिन रेनिन है, तो पेप्सिन प्रोटीन को पॉप 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 पेंटोस में बदल देगा। पेप्सिन प्रोटीन को पेंटोस में बदलेगा, तो पॉप पॉप पॉप। रेनिन जो है दूध में घुली हुई मात्रा केसिन को कैल्शियम परकैल्सिनेट में बदल देगा। अग्नाशय रस में आइए, ट्रिएला, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, इरेप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में, एमाइलेज मंड को शर्करा में, लाइपेज वसा को वसा अम्लियम ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड। आंतरीय रस आइए, छोटी आंत से, इरेप्सिन, माल्टोज, सुक्रेज, लैक्टोज, लाइपेज। बार बार पूछा जाता है।
इरेप्सिन प्रोटीन को एमिनो एसिड में, माल्टेज माल्टोज को मामा जी ग्लू हुमन, माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज में, सुक्रेज सुक्रेज को ग्लूकोज फ्रुक्टोज में, सुसुगुफू सुक्रेज सुक्रोज को ग्लूकोज फ्रुक्टोज में, लैक्टेज लैक्टोज को ग्लूकोज गलैक्टेज में, लाइले ग्लूग्लै लैक्टेज लैक्टोज को ग्लूकोज गलैक्टोज में, और लाइपेज वसा को हमेशा जब भी बदलेगा लाइपेज फैट को तो फैटी, जब भी वसा बदलेगा तो फैटी एसिडियम ग्लिसरॉल में। मानव शरीर में पूछ जो है बृहदांत्र में संलग्न है, पूछ अवलोप हो गया है। अब जो सर्कुलरी जो सिस्टम है परिसंचरण तंत्र, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे।